अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 10th एनसीईआरटी साइंस का 50% मतलब कंप्लीट हो जाएगा। 50% आपका कंप्लीट हो जाएगा सिर्फ इस वीडियो को देखने से, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड फिगर लेकर आए हैं जो कि महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा ही है। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे जो फिगर है वो चित्र 2.7 से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए पीएच मान दिया हुआ है और पीएच के बारे में यहाँ पे हम आप लोगों को बतलाते हैं कि अगर पीएच मान 0 से लेकर 7 तक है तो यह अम्लीय होता है। 0 से लेकर 7 तक है तो यह अम्लीय होता है और 7 से लेकर 14 तक है तो यह क्षारीय होता है। अगर पीएच मान 7 है, पीएच मान अगर 7 है तो उदासीन होता है। यही है पीएच मान का सिंपल सा फंडा। और कुछ पीएच मान यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए जठर रस का दिया है 1.2, नींबू का रस का दिया है 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त का 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन का जो पीएच मान है वो लगभग 14 दिया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद जो अगला फिगर यहाँ पे देखिए दिया है सारणी 2.3, कुछ प्राकृतिक अम्ल के बारे में यहाँ पे बतलाया है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक स्रोत है और अम्ल है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत सिरका है, सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो संतरा है और सिट्रिक अम्ल का नींबू है। नींबू और संतरा जो है वो सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। टार्ट्रिक अम्ल का इमली है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर है। लैक्टिक अम्ल का स्रोत है खट्टा दूध या फिर दही। मेथनोइक अम्ल का है चींटी के डंक या फिर नेटल के डंक। और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह एनसीईआरटी से है, इसलिए एनसीईआरटी का जो है डायग्राम आता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि मेथनोइक अम्ल किस में होता है, तो चींटी के डंक में, नेटल के डंक में भी होता है, दोनों में होता है। इसके बाद देखिए अगला फिगर है यहाँ पे सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी के बारे में यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे कुछ धातु दिया है, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता। ऊपर देखिए है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड। इसी तरह से देखिए नीचे आने पे आपका नीचे सबसे नीचे गोल्ड दिया है। ऊपर से नीचे आने पे सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता ऊपर और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशीलता। ऊपर से नीचे अगर हम आते हैं तो अभिक्रियाशीलता घटता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए जो पोटेशियम दिया है, पोटेशियम की अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक है, उसके बाद सोडियम के, उसके बाद कैल्शियम के। अगर आपको यहाँ से इस तरह क्वेश्चन देता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील किसका है, ऑप्शन में रहता है जिंक, लेड, कैल्शियम और मरकरी, तो इसके अनुसार आपको देना है जो सबसे ऊपर रहेगा। जो सबसे ऊपर रहेगा वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील रहेगा और जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे कम अभिक्रियाशील। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला दिया है यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 से यहाँ पे है कार्बन तथा हाइड्रोजन के संतृप्त यौगिक के सूत्र तथा संरचना। यहाँ पे बस आपको यहाँ पे सूत्र देखना है और संरचना, जैसे मेथेन है, एथेन, प्रोपेन, और नीचे आते हैं तो ब्यूटेन है। इसी तरह यहाँ पे देखिए सूत्र CH4, C2H4, C3H8 और इधर संरचना दिया हुआ है। इसी तरह से देखिए नीचे है ब्यूटेन है, पेंटेन है, हेक्सेन। यही है यहाँ पे देखिए फार्मूला और इधर है संरचना। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला में क्या दिया है। अगला में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कार्बन यौगिक में कुछ प्रकार्यात्मक समूह के दिया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। प्रकार्यात्मक समूह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। जैसे में देखें यहाँ पे अगर Cl यानी क्लोरीन या फिर ब्रोमीन लगा होता है तो उसको क्लोरो या फिर ब्रोमो बोलते हैं। एल्केन ग्रुप के होते हैं, हेलो एल्केन इसको बोलते हैं। अगर ये एल्कोहल है तो इसको में OH लगा होता है। एल्डिहाइड है तो उसको में CHO लगा होता है। कीटोन है तो CO लगा होता है। अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो COOH लगा होता है। इसको आपको विशेष ध्यान यहाँ पे देना है, यह लगा ही लगा। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल में OH लगा होता है और एल्डिहाइड में CHO लगा ही होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग आगे देख ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है पूर्वलग्न या अनुलग्न और उदाहरण दिया है और यौगिक का प्रकार। हेलो एल्केन, सबसे पहले हेलो एल्केन जिसको में से क्लोरो और ब्रोमो लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरीन लगा है तो क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोमेथेन, क्लोरोएथेन, इस तरह होगा। अगर क्लोरीन है और ब्रोमीन रहता है तो ब्रोमोप्रोपेन, क्लोरो
यहाँ पे क्लोरो की जगह हो जाता है ब्रोमोप्रोपेन हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे एल्कोहल के बारे में दिया है। अभी हम यहाँ पे बतलाए थे एल्कोहल में OH लगा होता है। यहाँ पे देखिए एल्कोहल में OH, एल्डिहाइड में CHO, कीटोन में CO लगा होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH लगता है। और इसको बोलना कैसे है, इसको बोलने का क्या तरीका होता है। जैसे एल्कोहल है तो एल्कोहल में OL अंत में रहता है, जैसे प्रोपेनॉल अंत में OL लगा होता है। एल्डिहाइड में AL लगा होता है, जैसे प्रोपेनाइल लास्ट में AL। इसमें देखिए कीटोन में ONE लगा होता है, जैसे प्रोपेनोन लास्ट में ONE लगा होता है। तो आप लोगों को समझ आएगा कि कीटोन ही है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में OIC एसिड होता है। इसी तरह यहाँ पे देखिए नीचे और दिया हुआ है एल्कीन में ENE होता है, यानी कि प्रोपीन, एथिन या फिर पेंटीन इसी तरह होता है। और एल्काइन में लास्ट में YNE होता है, जैसे प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, इसी तरह से होता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे है सारणी 6.1। सारणी 6.1 में देखिए यहाँ दिया है कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन तथा उनके कार्य। यहाँ पे देखिए हार्मोन है अंतःस्रावी ग्रंथि और उसका कार्य के बारे में दिया हुआ है। वृद्धि हार्मोन यह जो है पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और जो इसका कार्य होता है सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए थायराइड ग्रंथि, और यहाँ पे खाली स्थान दिया। थायराइड ग्रंथि शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। और यहाँ पे कौन सा हार्मोन है, यहाँ पे जो हार्मोन हो जाएगा वो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, जो कि थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका कार्य शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करना। उसके बाद इंसुलिन है। इंसुलिन का अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, तो अग्नाशय। इंसुलिन का जो होता है वो अग्नाशय होता है, रक्त में शर्करा स्तर का नियमन करता है। इसके बाद देखिए टेस्टोस्टेरोन दिया है। टेस्टोस्टेरोन वृषण से स्रावित होता है और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य जो होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन को डेवलपमेंट करता है, कंट्रोल करता है इसका टेस्टोस्टेरोन जो है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अंडाशय है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा वो एस्ट्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर एस्ट्रोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आज का। इस क्लास को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग पछताएंगे, क्योंकि NCERT का है। NCERT से ही हर जगह क्वेश्चन आता है और NCERT का ही यहाँ पे हम लेकर आए हैं, इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए इसका कार्य क्या है, मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। इसके बाद एड्रिनलिन है, जो कि एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका जो कार्य होता है वो क्या होता है, एड्रिनल ग्रंथि जो है वो BP को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, घटाता है, सांस को लेने में बढ़ता है या फिर घटता है, मतलब ये जो है ब्लड प्रेशर BP को कंट्रोल यहाँ पे करता है। इसके बाद मोचक हार्मोन है। मोचक हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस यहाँ पे हो जाएगा हाइपोथैलेमस। आप लोग इसको नोट करते जाइएगा। हम हल्का सा फास्ट बतला रहे होंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को पॉज करके देख के लिखते जाइएगा। और इसका जो कार्य है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन के स्राव को प्रेरित करती है। इसके बाद अगला है, यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी पूछ लेता है, पुष्प के भाग यहाँ पे दिया हुआ होता है और यहाँ पे पूछता है, ऑप्शन ऐसे देता है 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3 और 4 का नाम क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, अक्सर पूछ लिए जाते हैं। यह पुष्प के अनुदैर्ध्य काट है, जो कि चित्र 7.7 में दिया है। और ये सभी जो हम बतला रहे हैं वो न्यू NCERT से है, न्यू NCERT में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वर्तिका है और अंडाशय, ये तीनों जो है वो स्त्री केसर का भाग है। यहाँ पे वर्तिकाग्र है, यहाँ पे वर्तिका है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे अंडाशय है। ये जो है
स्त्री केसर का भाग है। और यहाँ पे देखिए जो है वो परागकोश और तंतु, ये दोनों पुंकेसर का भाग है। बाकी यहाँ पे देखिए यह दल है और यहाँ पे बाएं दल है। नाम आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ए और बी का नाम क्या है मेंशन करना रहता है। तो आप लोग इसको यहाँ पे देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आप लोग मार सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ से देखिए आता है, एक आता है मूलांकुर और एक आता है परांकुर से। मूलांकुर यहाँ पे देखिए ये बीज पत्र है, ये बीज पत्र है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से बीज विकसित होता है। एक होता है मूलांकुर जो कि नीचे की ओर जाता है, जमीन के अंदर जाता है। और एक होता है परांकुर जो कि ऊपर की ओर पौधा जाता है। देखिए यहाँ पे परांकुर, भावी प्ररव देखिए यहाँ पे ऊपर, जमीन से ऊपर जो है वो परांकुर, और जमीन के जो नीचे है वो मूलांकुर। यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग बतलाइए। जमीन के ऊपर जाता है वो परांकुर और नीचे आता है वो मूलांकुर। इसके बाद अगला यहाँ पे फिगर है, देखें यहाँ पे भी सेम उसी तरह से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे भी नंबरिंग देता है 1 2 3 4 और नाम पूछ देता है कि यहाँ पे इसका क्या नाम है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसका क्या क्या नाम है मेंशन करना रहता है। आपके पास 4 विकल्प रहते हैं, उसी में से आपको वहाँ पे लिखना रहता है। चलिए बतलाइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसको भी देख लेना है। इसको योनि बोलते हैं, इसको यहाँ पे ग्रीवा, इसको गर्भाशय बोलते हैं, इसको अंडाशय बोलते हैं, और इसको अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। सेम इधर भी फैलोपियन ट्यूब, इधर भी हो जाएगा गर्भाशय, इधर भी लिख सकता है, तो सेम वही होगा। इसके बाद देखिए अगला फिगर है। इसके बाद अगला फिगर क्या है देखते हैं। यहाँ पे देखिए नर जनन तंत्र से, यहाँ पे है नर जनन तंत्र। यहाँ पे देखिए इसको भी इमेज आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पे है वृषण कोश, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, शिश्न, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्राशय, यहाँ पे है शुक्राशय, और यहाँ पे है मूत्रनालिका। नाम आपको याद रखना है, नाम ही यहाँ से पूछता है। नाम यहाँ से पूछता है कि इसका क्या नाम है। यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे नाम नहीं दिया है, और इस तरह से पूछता है कि यहाँ पे 1 नंबर लिख दिया, 1 नंबर इसका क्या नाम है, नाम मेंशन करना है। इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन आता है। इसके बाद देखिए अगला फिगर है यहाँ पे दर्पण से है। अगला फिगर यहाँ पे देखिए है परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से, और यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। अगर बिंब को हम अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज और वास्तविक एवं उल्टा। इसका यहाँ पे देखिए हम फिगर भी लेकर आए हैं। अगर यहाँ पे हम अनंत पर रखते हैं तो दर्पण से यहाँ पे आएगा, और परावर्तन के बाद फोकस पे देखिए आता है, फोकस पर जाकर मिलता है, और वास्तविक तथा उल्टा और आकार में छोटा। यहाँ पे देखिए वास्तविक एवं उल्टा अत्यधिक छोटा बिंदु साइज का। इसी तरह अगला देखिए सी से परे है, तो एफ तथा सी के बीच कहाँ पे है, सी से परे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए सी से परे यानी कि अनंत तथा सेंटर के बीच में यहाँ पे है। यहाँ पे मान लीजिए अनंत है और यहाँ पे सेंटर के बीच में है, तो कहाँ पे बनता है, एफ तथा सी के बीच में। यहाँ पे देखिए एफ यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो इसके बीच में देखिए यहाँ कहीं प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब यहाँ पे देखिए बन रहा है एफ तथा सी के बीच में, और छोटा बन रहा है, वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए अगर जो सेंटर पर है तो प्रतिबिंब भी सेंटर पर बनेगा, समान साइज का बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर सी तथा एफ के बीच है तो सी से परे बनेगा, विवर्धित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अगर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, और अनंत पर है तो फोकस पर बनेगा, इसको याद रखिएगा। और अत्यधिक विवर्धित बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। और एक स्थिति देखिए यहाँ पे है कि अगर P यानी कि पोल ध्रुव तथा F यानी फोकस के बीच है तो दर्पण के पीछे बनता है विवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और आभासी तथा सीधा बनता है। और यहाँ पे आप लोग देख लीजिए आभासी तथा सीधा वाला जो प्रतिबिंब है ये वाला है। बाकी यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए सभी फिगर यहाँ पे दिया है। देखिए एक
1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी देखिए 6 है और यहाँ पे भी 6 फिगर दिया है, सभी का फिगर दिया हुआ है। आप लोग इसको फिगर के यहाँ पे देख लीजिए। और बाकी हम इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद देखिए और एक यहाँ पे और क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जिसको में छोटा प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब और समान साइज का प्रतिबिंब, तीनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक भी बनता है, उल्टा भी बनता है, आभासी भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और समान साइज का भी बनता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही क्वेश्चन आता है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसके बाद देखिए अगला है, यहाँ पे अगला है उत्तल दर्पण से। अवतल दर्पण वहाँ था, यहाँ उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज सबसे पहले अनंत पर है, तो यहाँ पे भी फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा अत्यधिक छोटा और बिंदु साइज, और आभासी तथा सीधा बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नीचे हम लोग देखते हैं अनंत से आता है, दर्पण के पीछे चला जाता है फोकस पे, फोकस पर बनता है। और दूसरा है अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पी के बीच, यहाँ अनंत है, यहाँ पे अनंत है कहीं और यहाँ पोल है, यहाँ बीच में रखा है, तो यहाँ पे बनेगा छोटा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा और पी तथा एफ के बीच में बनेगा। तो इसको में हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है, और अवतल दर्पण में आभासी तथा सीधा, वास्तविक, उल्टा सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है गोलीय दर्पण के लिए नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन सॉल्व करते समय, क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। देखिए यहाँ पे है दर्पण, यहाँ पे है दर्पण और ये जो है वो मुख्य अक्ष है, ये जो है वो मुख्य अक्ष है। अगर जो यहाँ पे दाईं ओर, इधर देखिए दर्पण के दाईं ओर है इधर, और इधर है दर्पण के बाईं ओर, और यहाँ से कभी भी यहाँ ध्रुव से लिया जाता है, इधर दर्पण के ऊपर की ओर है और इधर नीचे की ओर है। अब यहाँ पे देखना है कि किधर धनात्मक होता है किधर ऋणात्मक। अगर दर्पण के दाईं ओर जाते हैं, दर्पण के दाईं ओर जाते हैं तो प्लस होता है, पॉजिटिव होता है, और दर्पण के बाईं ओर जाते हैं तो माइनस होता है। दर्पण के दाहिने तरफ जाते हैं तो प्लस, और दर्पण के बाएं तरफ जाते हैं तो माइनस। दर्पण के अगर ऊपर जाते हैं, यहाँ पे देखिए अगर ऊपर जाते हैं तो प्लस, और नीचे आते हैं तब माइनस। बस यही सिंपल सा फंडा है। और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे बात देखिए, लिखा है कि आपतित प्रकाश की दिशा हमेशा बाईं ओर होती है। आपतित प्रकाश की दिशा हमेशा बाईं ओर होती है, और बाईं ओर होती है तो यू जो का, इसको यू से कहते हैं, यू हमेशा माइनस में होगा। अगर यू हमेशा माइनस में होता है, और माइनस में क्यों होता है, क्योंकि आपतित प्रकाश हमेशा बाईं ओर होता है, इधर होता है, और इधर जो होता है वो माइनस में ही होता है। इसीलिए हर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर जब भी हम बनाते हैं तो दर्पण के बाईं ओर रहता है बिंब, बिंब को हमेशा माइनस में ही लिखते हैं, बिंब को हमेशा माइनस में ही लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को, तो बतला दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, अगला यहाँ पे क्या है, कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक के बारे में यहाँ पे दिया है। देखिए वायु का अपवर्तनांक 1.0003, बर्फ का 1.31, जल का 1.33, अल्कोहल का 1.36। देखिए यहाँ पे जो अपवर्तनांक है और द्रव्यात्मक माध्यम है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है। और सभी एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, वहाँ पे 100% क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन। और उसको में भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे देखिए बर्फ़ है, वायु है, जल है, अल्कोहल है, केरोसिन, एक बेंजीन है, हीरा है, नीलम और रूबी। बस इतना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है तो आप लोगों को सब याद रखना है। बाकी इम्पोर्टेंट जो है हीरा 2.42 होता है, नीलम का 1.71 और रूबी का 1.71 होता है।
इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे देखिए लेंस दिया है, यहाँ पे लेंस से कुछ दिया हुआ है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक साइज के बारे में दिया है। यहाँ पे देखिए अगर बिंब की स्थिति अनंत पर है तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस F2 पर, प्रतिबिंब का आपेक्षिक साइज अत्यधिक छोटा, बिंदु के आकार और वास्तविक तथा उल्टा। अगर 2F1 से परे है तो F2 तथा 2F2 के बीच में छोटा और वास्तविक तथा उल्टा। 2F1 पर है तो 2F2 पर समान साइज का। 2F1 मतलब होता है सेंटर और 2F2 मतलब सेंटर इधर भी, क्योंकि सेंटर यहाँ पे दो होता है। इस तरह से उत्तल होता है उत्तल लेंस, एक होता है इधर सेंटर और एक होता है इधर सेंटर। सेंटर इसका दोनों तरफ होता है। और इसी तरह यहाँ पे देखिए F1 तथा 2F1 के फोकस। बाकी यहाँ पे देखिए जो मेन यहाँ पे है आपको याद रखने वाला कि उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, छोटा भी बनता है, समान साइज का भी बनता है और बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है। इसको में इतना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो है वह यही इम्पोर्टेंट है कि वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है, उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और समान साइज का भी बनता है। इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस बात को आप लोग याद कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे देखिए फिगर कहाँ पे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा। ऊपर पे देखिए 1 2 3 4 5 यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया हुआ है। यही सेम ऊपर वाला का ही फिगर नीचे दिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसका PDF है, हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, या फिर आप के पास होगा तो आप लोग न्यू वाला NCERT में 9.16 अगर ओल्ड वाला NCERT होगा तो 10.16 आप लोग खोलिएगा, वहाँ पे आपको इसको मिल जाएगा। बाकी आप लोग इसको प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्या है। अगला जो है वो अवतल लेंस है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति और आपेक्षिक साइज। अवतल लेंस में मेन क्या रहता है, अवतल लेंस में होता है कि इसमें हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में हमेशा आभासी तथा सीधा और उत्तल लेंस में आभासी तथा सीधा, वास्तविक, उल्टा सभी तरह के। और इसको में जो है वो अत्यधिक छोटा बिंदु आकार, इसमें छोटा प्रतिबिंब बनता है। बाकी यहाँ पे देखिए अगर अनंत पर रखते हैं तो फोकस पे बनेगा और अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच रखते हैं तो फोकस F1 तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच बनेगा। यहाँ पे देखिए दोनों दिया हुआ है। सबसे पहले अनंत पर है, देखिए अनंत पर है तो फोकस पे बनता है, अनंत पर है तो फोकस पर बनता है। और अनंत तथा लेंस प्रकाशिक केंद्र यहाँ पे है तो फोकस F1 और O के बीच यहाँ पे बनता है। यहाँ पे देख लीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है। यहाँ से जो क्वेश्चन आता है बेसिकली कभी जब भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपको इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हर समय लिखना जरूरी नहीं है, कभी कभी चिन्ह से भी आपको पहचानना रहता है। जैसे विद्युत सेल है, इस तरह से उसका चिन्ह बनाया रहता है, बस आपको पहचानना जरूरी रहता है। उसी तरह बैटरी है तो बैटरी इस तरह से इसका चिन्ह बनाया जाता है। और उसी तरह नीचे हम लोग और देखते हैं तो देखिए यहाँ पे प्लग यानी कि कुंजी, खुली कुंजी, बंद कुंजी। खुली कुंजी देखिए इस तरह से है और जो बंद कुंजी है वो इस तरह से बंद कुंजी है, बीच में एक डॉट दिया हुआ है, बिंदु दिया है। तार का संधि इस तरह से होता है बिना तार के, यानी कि तार क्रॉसिंग। यहाँ पे देखिए विद्युत बल्ब, जो बल्ब का प्रतीक होता है वो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप लोग बल्ब का प्रतीक देखे होंगे किताब में भी, या फिर आप लोग कहीं ऐसे ही प्रतीक लगाते होंगे। और इसके बाद प्रतिरोध का प्रतीक यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से होता है प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोधक या फिर धारा नियंत्रक, रियोस्टेट जिसको आप लोग सुने होंगे नाम जरूर, या फिर इसको आप लोग को बतलाते हैं कि इसको इंग्लिश में रियोस्टेट बोलते हैं। इस तरह से होता है। और ए मीटर जो है वो ए रहता है, ए लिखकर इस तरह से, और वोल्ट मीटर को भी से दर्शाते हैं। यही है इम्पोर्टेंट प्रतीक, इसको भी याद आप लोगों को कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए जो अगला है, यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि देखें किसी छड़ चुंबक के चारों ओर विद्युत क्षेत्र। देखिए ये जो है छड़ चुंबक है, इसको में क्या याद रखना है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एन यानी कि नॉर्थ,
एन मतलब नॉर्थ और एस मतलब साउथ, यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है। इसको में याद रखने वाला बात है कि जो क्षण चुंबक है इसको में जो क्षेत्र रेखाएं होते हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं। इस तरह से उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में जाते हैं। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हुआ चुंबक के बाहर। चुंबक के बाहर होता है उत्तर से निकलकर दक्षिण की ओर जाता है, लेकिन चुंबक के अंदर जो है इसका जस्ट उल्टा होता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर जाता है। और एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक और यहाँ पे आता है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम, इसको याद रखना है। जो यहाँ पे देखिए क्या है, तर्जनी, तर्जनी फिंगर जो है वो चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है, मिडिल फिंगर जो है वो विद्युत धारा को इंगित करता है, और अंगूठा जो है वो बल को इंगित करता है। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में इसको याद रखना है। बाकी यही था इम्पोर्टेंट सभी डायग्राम और फिगर जो कि एनसीईआरटी 10 क्लास का एनसीईआरटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।